स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोलॉजी में देखेंगे। हम लोगों ने जो है वो इससे पहले जो कुछ भी एच पाइलोरी वगैरह पढ़ा था, ठीक है। अल्सर्स कुछ देखे थे, एक्यूट स्ट्रेस अल्सर, गर्ड क्या होता है, एसिड सिक्रीशंस कैसे काम करनी होती है, उसमें कौन कौन से हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस थी, ठीक है। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी डैट इज़ इनहिबिटर्स ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस प्रोटॉन पम्प्स, यानी पीपीआई इनहिबिटर, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि हम पीपीआईज देते हैं पेशेंट्स को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर यही जो है वो क्लिनिकल यूज्ड है। अभी हम जितने भी पेशेंट्स को जीआईटी डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर पीपीआई ही रेकमेंड कर रहे होते हैं, पीपीआई ही उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेज नंबर 542 में इसके इनहिबिटर्स ऑफ जो है वो इसकी डिटेल दी हुई है। अब क्या होता है कि हमें पता है कि पीपीआई क्या करेगा कि उस पंप के साथ जो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है, जिसको हम प्रोटॉन पंप कहते हैं, उसके साथ जाके उसने क्या करना है, बाइंड करना है और हाइड्रोजन आइंस को गैस्ट्रिक ल्यूमन में सिक्रीट नहीं होने देना। क्योंकि हमने पढ़ा था पहले, तो हमने 2-3 मेथड्स देख लिए थे ना कि किस तरह से आपने सारे पढ़े थे कि कुछ एंजाइम्स थे, हम वहाँ पे काम कर रहे थे कि उनको जाके ब्लॉक कर रहे थे। H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट हमने पढ़े थे कि हम उनको जाके ब्लॉक कर रहे थे, ठीक है। सेकेंडली ये हम आगे पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ जो है वो डिस्कस किया था कि ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, ACH ब्लॉकर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एगनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। तो अभी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पढ़ें। इससे पहले हमने एच पाइलोरी को डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो है वो क्वाड्रपल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी हम लोग यूज़ कर रहे थे। फिर हमने एसिड सिक्रीशंस को किस तरह से कम किया था, वो चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। अब हम पीपीआईज देखेंगे। उसके बाद हमारे आगे जो है वो एंटासिड्स आएंगे और प्रोटेक्टिव जो है वो हमारे पास एजेंट्स आएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह आएंगे। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि इनहिबिटर्स क्या करते हैं, कि अब पीपीआई का क्या काम है। सबसे अच्छा इसी का काम है कि वो जाके डायरेक्टली उस पंप को ही इनहिबिट कर देगा, ठीक है। क्योंकि उस पंप से क्या हो रहा था कि आपके पास जो हाइड्रोजन आइन था वो ल्यूमन में जा रहा था ना। जब हाइड्रोजन आइन गैस्ट्रिक ल्यूमन में सिक्रीट हो रहा था तो वो क्लोराइड के साथ मिलके क्या कर रहा था, HCl बना रहा था, ठीक है। तो अब उसने क्या करना है कि जब वो बाइंड करेगा तो हाइड्रोजन आइन की सिक्रीशन गैस्ट्रिक ल्यूमन में नहीं होगी। तो जब हमारे पास अवेलेबल पीपीआईज हैं उनके अंदर कौन कौन से आते हैं, डेक्सलैंसोप्राजोल आता है, ठीक है, इज़ोमेप्राजोल आता है, लेंसोप्राजोल आता है, ओमेप्राजोल आता है, पेंटोप्राजोल एंड रेबीप्राजोल। ये जितने भी जोल वाले हैं ये सारे आपके पीपीआईज हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको जो है वो इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से याद करना है कि पीपीआईज में कौन कौन से आ रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग ओमेप्राजोल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपने ये सारी चीज़ें याद करनी है कि ड्रग्स के नाम प्राजोल से आप लोग याद रखो कि जहाँ पे भी जोल आ रहा है डैट इज़ यूज्ड फॉर पीपीआई इनहिबिटर्स, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करते हैं, हम इसका पूरा एक्शन जो है वो देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहे होते हैं। एजेंट्स आर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनमें एसिड रेजिस्टेंस इंटायरेक्ट कोटिंग हुई होती है। इसके ऊपर इंटायरेक्ट कोटिंग क्यों की जाती है, एक तो ये प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो अपने इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं और वो जाके वहाँ पे जब ड्रग बॉडी के अंदर जाता है, यानी कि इंटेस्टाइन में जाके या जहाँ पे भी इसने जाके अपने जो है वो एब्जॉर्ब होना है, वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इनके ऊपर एसिड रेजिस्टेंस इंटायरेक्ट कोटिंग इसलिए होती है ताकि ये गैस्ट्रिक एसिड से जब पास करें तो वहाँ पे डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है। उससे बचाने के लिए इनके ऊपर एसिड रेजिस्टेंस इंटायरेक्ट कोटिंग की जाती है इन ड्रग्स के ऊपर, ताकि एसिड इनको डिस्ट्रॉय ना कर सके। अब इसकी कोटिंग कब रिमूव होगी, जब ये ड्यूडेनम में अल्कलाइन नेचर जो ड्यूडेनम है उसके अंदर जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट वहाँ पे जब एब्जॉर्ब होगा तो पेराइटल सेल्स में जाएगा, वहाँ से ये एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब ये पेराइटल सेल्स में ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ पे जाके ये एक्टिव फॉर्म में अपनी कन्वर्ट होगा और एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा आपके प्रोटॉन पंप के साथ, यानी पोटेशियम हाइड्रोजन जो एटीपीएस एंजाइम है उसके साथ जाके इसने बॉन्डिंग बना लेना। अब ये जो पूरा है ये तकरीबन 18 आवर्स के लिए क्या करेगा, उस प्रोटॉन पंप को परमानेंटली जो है वो परमानेंटली ऐसा इनहिबिट नहीं करता, यानी 18 आवर्स के लिए वो उसको इनहिबिट कर देगा। 18 आवर्स तक आपका जो है वो भी आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और वो सारी चीज़ें जो है वो इसको रिड्यूस्ड कर देते हैं। तो जो इसकी स्टैंडर्ड डोजेस वो यही है कि पीपीआईज जो हैं वो बेसल और जो आपके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन स्टिमुलेटेड होती है ना, 90% उसको रिड्यूस्ड कर देता है और 18 आवर्स के लिए कर देते हैं, ठीक है।
अब इसमें ओरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसमें ओमिप्राज़ोल है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। क्यों? ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन फास्टर हो। तो जब भी आप ओमिप्राज़ोल दोगे पेशेंट को, तो आप साथ साथ कोई ना कोई सोडियम बाइकार्बोनेट्स भी उसको जो है वो दोगे, ताकि उसमें एब्जॉर्प्शन ड्रग की फास्टली हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या देख लिया कि पीपीआईज़ को डिस्कस किया, किस तरह से काम करते हैं। इससे बाद में इसमें याद रखना है कि इसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग, एसिड रेजिस्टेंस कोटिंग है ना, अगर ये ड्रग एसिड सिक्रीशन में, एसिड इन्वायरमेंट में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो अपना काम सही से नहीं करेगा। किस तरह से वो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेगा, तो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक जो है वो कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, फिर ये ड्यूडेनम में जाएगा, उसकी कोटिंग रिमूव होगी, वहाँ से पैराइटल में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये 18 आवर्स के लिए प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है। तो 18 आवर्स के लिए जो आपके एसिड सिक्रीशन इंक्रीज़ या हार्ट बर्न के सिम्टम्स हैं वो 18 आवर्स तक के लिए नहीं आपको मिल रहे होते। ठीक है, 90% बेसिकली ये सिक्रीशंस को उनको इनहिबिट करता है, इसीलिए पीपीआईज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस इसमें क्या आते हैं कि ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए इसको H2 एंटागनिस्ट के सुपीरियरली क्यों किया गया, कि पीपीआईज़ को क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये एसिड प्रोडक्शन को सप्रेस करने के साथ साथ आपके अल्सर्स को हील भी करते हैं। अगर अल्सर्स भी बने हुए अल्सर्स हो गए किसी पेशेंट को, हमने स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर्स भी पढ़े थे, पेप्टिक अल्सर्स पढ़े थे, गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, ये जो होते हैं इनको साथ साथ हील भी कर रहा होता है। तो सिर्फ इसका काम एसिड सिक्रीशन को सप्रेस करना नहीं है, हीलिंग भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, गर्ड के लिए यूज़ होते हैं, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है उसके अंदर हम उस ट्रीटमेंट, अगर आपने गर्ड का पेशेंट है आप उसमें पीपीआईज़ दे सकते हो। ठीक है, इसोफेजाइटिस है उसमें दे सकते हैं, अगर किसी को एक्टिव यानी एक्टिवली अभी अभी उसको चल रहा है, ड्यूडेनल अल्सर्स हुए हैं, आप उसमें भी दोगे। ठीक है, कुछ हाइपर सिक्रीटरी कंडीशंस होती हैं पैथोलॉजिक, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, उसके अंदर भी हम इन पेशेंट्स में पीपीआईज़ देते हैं। क्योंकि पीपीआईज़ क्या काम कर रहा है, पीपीआई सबसे पहले एसिड सिक्रीशन को भी कम कर रहा है, साथ साथ हीलिंग भी कर रहा है अल्सर्स की। सेकेंडली पीपीआई क्या करते हैं, अल्सर्स क्या करते हैं, उनसे ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका जो ब्लीडिंग, अल्सर से जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसके रिस्क को भी रिड्यूस्ड कर देते हैं। क्योंकि हम एस्पायरिन क्या करता है, ब्लीडिंग के रिस्क को इन्हांस करता है, कि एनसेड्स अगर पेशेंट ले रहा है तो वो क्या करेगा कि ब्लीडिंग का रिस्क इन्हांस्ड होगा। तो जो ट्रीटमेंट ऑफ एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर्स होते हैं ना, जो हमने पीछे डिस्कस किए कि ड्रग इंड्यूस अल्सर्स हैं जो एनसेड्स करवा रहा होता है, उसको भी प्रिवेंट करेगा कि उससे आपके अल्सर्स ना बने। सेकेंडली अगर स्ट्रेस अल्सर्स हैं उसके लिए भी पीपीआईज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम कंबाइन किसके साथ कर सकते हैं, हम पीपीआई हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटी माइक्रोबियल के साथ भी हम दे रहे होते हैं ताकि हम एच पाइलोरी को इराडिकेट कर सकें। हमने ट्रिपल थेरेपी में भी और क्वाड्रपल के अंदर भी पीपीआई डिस्कस किए थे। ठीक है, जो ट्रिपल हमने क्या पढ़ा था ना, क्लेरेथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, पीपीआईज़, तो हम पीपीआईज़ उस थेरेपीज़ में भी एच पाइलोरी में दे रहे थे ताकि वहाँ पे भी अल्सर्स ना बने। ठीक है, आपके एंटी माइक्रोब्स के साथ भी आप दे रहे होते हो। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये ओरली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैक्सिमम इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो आपने 30 to 60 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट लेना है। जो आपका लार्जेस्ट मील होता है ब्रेकफास्ट, आपने उससे 30 to 60 मिनट्स बिफोर लेना है, क्योंकि ये 18 आवर्स के लिए काम करते हैं ना। अगर आप 30 to 60 मिनट्स पहले ले लोगे तो वो जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस इंक्रीज हुई हैं वो उसको सप्रेस कर देगा, तो जब आप खाना खाओगे तो आपको हार्ट बर्न और वो वाले सिम्टम्स रिड्यूस्ड हो जाएंगे। सेकेंडली डेक्सलैंसोप्राज़ोल जो होता है उसमें डिलेड रिलीज़ फॉर्मुलेशन भी हमारे पास आ रही होती है। ठीक है, इज़ोमेप्राज़ोल, लैंसोप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, ये आपका आईवी फॉर्मुलेशंस के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ इसकी सिक्रीशंस एक्सक्रीट किससे होता है, यूरिन और फीसेस दोनों से इसकी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं इस एजेंट्स के वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। अब इसके कुछ एडीआर्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं कि एडीआर्स में क्या क्या आता है। कि ओमिप्राज़ोल और जो इज़ोमेप्राज़ोल है ना, वो क्या करता है, क्लोपिडोग्रिल के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज़ कर देता है। अगर पेशेंट क्लोपिडोग्रिल भी ले रहे हैं तो आप उसको ओमिप्राज़ोल और इज़ोमेप्राज़ोल नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जो CYP2C119 एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, और अगर वो इनहिबिट होगा तो उसकी वजह से क्लोपिडोग्रिल अपनी एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। तो उसको अगर आपने क्लोपिडोग्रिल का पेशेंट है, वो
अगर पेशेंट क्लोपिडोग्रिल ले रहा है तो आपने पीपीआईज़ कभी भी जो है वो क्लोपिडोग्रिल के साथ रेकमेंडेड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसकी ये रीज़न है कि उसका एंजाइम ही जो है वो इनहिबिट कर देता है ये जाके पीपीआईज़, और वो इनहिबिट होने की वजह से वो अपनी एक्टिव फॉर्म में ही कन्वर्ट होते। सेकेंडली, पीपीआईज़ की वजह से फ्रैक्चर्स का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप 1 साल से या बहुत लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपके फ्रैक्चर्स का रिस्क भी इंक्रीज़ होता है। सेकेंडली क्या करता है कि आपके पास यहाँ पे जो है वो कैल्शियम सिट्रेट भी हम लोग दे रहे होते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉज कर रहा होता है, तो हम उसके लिए पेशेंट को कैल्शियम सिट्रेट दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर यहाँ पे आपके पास जो एडवर्स इफेक्ट है इसके अंदर क्या आ जाता है कि आपका क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटिस, ठीक है, डायरिया वगैरह, वो भी अगर पेशेंट पीपीआई ले रहा है, पीपीआई ड्रग्स ले रहा है, तो उसको डायरिया या क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटिस भी उस पेशेंट में देखा जाता है। वैसे कि इतने ज़्यादा कॉमन नहीं एडीआर्स हमें मिल रहे होते, कुछ ही इसमें से कॉमन होते हैं, बट ये है कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी क्लोपिडोग्रिल के साथ पीपीआई नहीं देनी, ठीक है। तो अभी तक इसके अंदर हमने क्या मेन चीज़ें देख ली, उसका एक्शन। देन थेराप्यूटिकली हम लोग बहुत से गर्ड वगैरह में हम लोग यूज़ करें, ईसोफेजाइटिस में, एक्टिव ड्यूडिनल अल्सर्स में, पैथोलॉजिक हाइपर सिक्रीटरी कंडीशंस वगैरह में भी यूज़ करे थे, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में आपने याद रखना है कि पेशेंट को बिफोर ब्रेकफास्ट 30 to 60 मिनट्स पहले आपने पेशेंट को कहना है कि उसने पीपीआईज़ लेनी है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो इसका एडवर्स इफेक्ट था वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी था, क्योंकि हमें पता है कि जो विटामिन B12 होता है उसको एसिड इन्वायरमेंट चाहिए अपनी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जब एसिड इन्वायरमेंट पीपीआई क्या करें, सप्रेस करें, तो विटामिन B12 वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी कॉज कर रहा है, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी कॉज कर रहा है, तो हमने साथ साथ उन चीज़ों को भी देखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एगोनिस्ट आ जाते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E है वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा से प्रोड्यूस्ड हो रहा होता है, तो उसने क्या करना है कि एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करना है और म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशंस को इन्हांस करना है। क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, एसिड सिक्रीशन को कम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम एसिड ड्रग्स प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट दे देंगे ताकि वो जाके फर्दरली उनको एक्टिवेट करें और वो फर्दरली आपके एसिड सिक्रीशन को कम करना शुरू हो जाएं, ठीक है। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की डेफिशिएंसी हो तो जाहिर सी बात है पेप्टिक अल्सर्स उन पेशेंट में ऑब्वियस सी बात है इन्वॉल्व होंगे, पैथोजेनेसिस होगी पेप्टिक अल्सर्स की। अब इनमें कौन कौन से ड्रग आ जाता है, इसके अंदर आता है आपके पास मीज़ोप्रोस्टोल, इट इज़ एनालॉग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E1, ठीक है। क्यों, अगर एसिड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं पेशेंट में, हम उसको मीज़ोप्रोस्टोल देंगे, ठीक है। एसिड इंड्यूस्ड अल्सर्स में पीपीआईज़ भी दे रहे थे क्योंकि वो प्रिवेंट कर रहा था ब्लीडिंग को, हम मीज़ोप्रोस्टोल भी पेशेंट को दे सकते हैं। अच्छा, अब किन किन में आप लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप लोग मीज़ोप्रोस्टोल प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा होता है कि मिसकैरेजेस कॉज करता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि प्रेगनेंसी के अंदर आपने नहीं देना, ठीक है। डोज रिलेटेड डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसका एडवर्स इफेक्ट के से अगर जो है वो डायरिया भी कॉज हो रहा है। फिर भी पीपीआईज़ ही प्रेफर्ड किए जाते हैं एसिड इंड्यूस अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए, तो पीपीआईज़ आर द बेस्ट। और अभी भी क्लिनिकली जो आपके पास ड्रग्स यूज्ड हो रहे हैं, क्लास यूज़ हो रही है, डैट इज़ पीपीआई। उसके बाद हम इसके अंदर देख लेते हैं एंटासिड्स को, ठीक है। आज हम कंप्लीट कर लेते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हैं। एंटासिड्स में हमारे पास क्या है कि ये प्रोडक्ट्स, अगर आप इसकी पूरी केमिस्ट्री समझ लो, इसके अंदर क्या क्या ड्रग्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ कि कॉमनली एंटासिड्स आपके पास एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स आ रहे होते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट्स आते हैं, ठीक है। ये 3 से 4 ड्रग्स इसमें आ रहे होते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि इनके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो एडवर्स इफेक्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम इसका थोड़ा सा एक्शन देख लेते हैं कि एंटासिड्स कर क्या रहे होते हैं। एंटासिड जाहिर सी बात है, नाम से पता चले उसने एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, उनके अंदर न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपके पास आप बात करते हो कैल्शियम कार्बोनेट्स है, वो क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन प्रेपरेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं ना एंटासिड्स में, डैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। और जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं
वो भी आपके मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है उनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सोडियम लोड को जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटासिड ये जो है ना वो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये आपके एल्कलोसिस ट्रांजिट जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है उसको प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, आपका सोडियम लोड बॉडी में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादा एंटासिड इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसी वजह से हम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेपरेशन जो मोस्ट कॉमनली जो प्रेपरेशन हम देते हैं पेशेंट्स को एंटासिड, वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है। अच्छा, अब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन करवाता है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका डायरिया करवा रहा था। तो हम इसीलिए मोस्ट कॉमन प्रेपरेशन क्या देंगे पेशेंट को, कैल्शियम कार्बोनेट। थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं? सिम्टोमेटिक रिलीफ है, पेप्टिक अल्सर। अगर आप चाहते हो, एक पेशेंट है वो कह रहा है कि उससे बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा और उसको बहुत ज़्यादा सवेयर हार्ट बर्न है और उसका आप चाहते हो कि उसको जो है विदिन जो है वो आपको 5 to 10 मिनट्स उसका इफेक्ट चाहिए, आप एंटासिड्स दे दोगे पेशेंट को, ठीक है। सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है इससे, हार्ट बर्न में, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में, गर्ड वगैरह के अंदर, इन सब चीज़ों में मिलता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स हमने वही देख लिया कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन करवा रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास डायरिया करवा रहा होता है। सेकेंडली म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स आ जाते हैं जिनको हम साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अब म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स क्या करेंगे, म्यूकोजल प्रोटेक्शन मैकेनिज़म्स को इन्हांस कर रहे होंगे। आपके पास जो भी म्यूकोजल इंजरीज़ हैं वो उनको प्रिवेंट करेंगे, कोई इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करेंगे और हीलिंग एग्जिस्टिंग जो आपके अल्सर्स हैं उनको हील करेंगे। तो उनके अंदर 2 ही ड्रग आते हैं आपके जो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं, उसमें सुक्राल्फेट एंड बिस्मथ सबसैलिसाइलेट आता है, ठीक है। सुक्राल्फेट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेटेड सुक्रोज। ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज हो रहा है एंड सल्फेटेड सुक्रोज हो रहा है। ये दोनों जाके बाइंड करते हैं प्रोटीन्स के साथ, जो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स होते हैं ना प्रोटीन्स के साथ, वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं और वहाँ पे एक ऐसी जेल बना लेते हैं एपिथेलियल सेल्स में। सुक्राल्फेट एक ऐसा बैरियर बनाते हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है अल्सर्स को पैप्सिन वगैरह से, एसिड वगैरह से, ताकि वो अल्सर्स हील हों, ठीक है। अगर ज़ख़म पे आप जितना ज़्यादा अगर तेज़ाब, फॉर एग्जांपल आप तेज़ाब डाल रहे हो ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है उतनी जलन होगी, उतना हार्ट बर्न होगा, तो उसमें उसका प्रोटेक्शन जो है वो एक बैरियर कौन बना रहा होता है, एक जेल बना लेता है, ठीक है। कि एल्यूमिनियम और ये दोनों मिलकर एक जेल बनाते हैं। सुक्राल्फेट एक ऐसा बैरियर बनाता है ताकि अल्सर्स जो है उसका पेप्सिन से और एसिड से जो है वो उसको बचाए, ठीक है। अब ड्यूडल जो हमारे पास ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं या स्ट्रेस अल्सर्स हैं, उनमें हम सुक्राल्फेट वगैरह दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये याद रखना है आप लोगों ने कि सुक्राल्फेट कभी भी आपने पीपीआईज़ के साथ नहीं देनी है, H2 एंटागनिस्ट के साथ भी नहीं एडमिनिस्टर की जाती, ना ही एंटासिड्स के साथ की जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जब दूसरे ड्रग्स के साथ बाइंड करता है तो ये उनकी एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्बेंसेस कॉज करता है। तो अगर आप सुक्राल्फेट दे रहे हो तो आप अलोन सुक्राल्फेट ही दोगे, आपने पीपीआईज़ में H2 एंटागनिस्ट के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं देना क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शंस हैं। सेकेंडली बिस्मथ सबसैलिसाइलेट जो है वो कंपोनेंट है क्वाड्रपल थेरेपी का, जो हमने पढ़ा था क्वाड्रपल थेरेपी पे पढ़ा था कि एच पाइलोरी को इराडिकेट करने के लिए जो पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड है, हम उसके अंदर बिस्मथ सबसैलिसाइलेट दे रहे थे, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एक्शंस भी इसके अंदर है, ये पेप्सिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, म्यूकस की सिक्रीशंस को इन्हांस कर रहा है और आपके म्यूकोजल टिश्यूज़ वगैरह को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, अल्सर्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने जो है वो सारे कंप्लीट कर लिए कि हमने कौन कौन से हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइसेस थी।